यस। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो अप्रोच देखी थी कि डीआई के क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना चाहिए, उसमें डेटा कैसे पढ़ते हैं। उसके लिए मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल के सेट भी दिए थे, कुछ एग्जाम्पल के सवाल भी दिए थे। उसके बाद में हम लोग देख रहे थे एसबीआई क्लर्क प्री 2022 में पूछा गया एक सेट टैबुलर डीआई का। तो टैबुलर डीआई को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, टैबुलर डीआई को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जरा एक बार देखते हैं। यस बच्चों, टैबुलर डीआई। यस बच्चों, हाँ। तो आपको याद है ये वाला सेट हम लोगों ने किया था, है ना। आराम से डिटेल में हर चीज समझते हुए एवरेज वाले क्वेश्चन भी समझाए थे आपको कि हम एवरेज निकालते कैसे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे, और जो अगला सेट है हमारा, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। जो अगला सेट है हमारा, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो ये सेट क्या है कि गिवन टेबल शोज द सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय 5 डिफरेंट इन्वेस्टर्स, या 5 अलग अलग व्यक्ति हैं, उन्होंने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ए बी सी डी ई, ये 5 डिफरेंट अलग अलग व्यक्ति हैं, वो एक किसी कंपनी के 2 प्रोडक्ट में रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और ये सारे के सारे रुपए जो हैं वो करोड़ में है, ठीक है। और फिर इसमें हमारे पास अनुपात दिया गया है, रेशियो है प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 का। अब आप चाहो ना तो आप प्रत्येक प्रोडक्ट में प्रत्येक इन्वेस्टर ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं आप उसे निकाल सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास रेशियो यहां दिया गया है 7:8, तो आप ये सोच सकते हो कि अगर हमारे पास रेशियो 7:8 है, तो 7 में 8 जोड़ा, टोटल बना 15। 15 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1200 है। 15 पार्ट की वैल्यू 1200 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1200 है। 15 अट्ठे 120, और एक जीरो और बच गया, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? एक पार्ट की वैल्यू आ गई 80। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू 80 आ गई है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब है 7 पार्ट की वैल्यू हमारे पास में 7 इंटू 80 गुणा कर दिया 560। प्रोडक्ट 1 में ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 560 करोड़। और 8 पार्ट की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 8 इंटू 80, आप बोलोगे 640। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ रहे हो? प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी को आया समझ में, ठीक है ना। राइट, डन डन डन। चलिए, अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े, और हम बाकी सबका भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा हूं, हम पहले सवाल देखेंगे। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन की ओर गए, पहला क्वेश्चन हमने देखा, लिखा है फाइंड द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट 1 बाय इन्वेस्टर सी एंड ई। तो सी और ई ने प्रोडक्ट 1 में जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं, हमें उनका औसत पूछा गया है। तो सी और ई ने प्रोडक्ट 1 में जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो हमें सी और ई के ऊपर फोकस करना है। अभी जैसे हमने ए के लिए ये कैलकुलेशन की थी, वैसे ही हमें सी और ई के लिए करनी है। लेकिन वंस अगेन, अगर हम जितना ज्यादा काम मेंटली करेंगे उतना ही बेटर बनेंगे। जितना ज्यादा हम मेंटली करेंगे उतना ही बेटर बनेंगे, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे ये देखूं कि 16 में 9 जोड़ा, वैल्यू आई 25। 25 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 2450 है। 2450 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे 2450 में 25 से भाग दे दिया। दे भाग। कैसे भाग देंगे? अगर हमारे पास में 2500 होता, उसमें भी मेंटली सोच रहे हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2500 माइनस 50? लिख सकता हूं। तो 2500 में भाग देने पे 100 आया। 50 में जब हमने 25 से भाग दिया तो 2 आया। तो 100 में से 2 घटाया, 98 आ गया, ठीक है।
तो प्रोडक्ट 1 में कितने की इन्वेस्टमेंट सी ने करी है, 98 से गुणा किया, उसको भी आप 100 माइनस 2 ही लिखना। 16 में 100 से गुणा किया 1600, मेंटली सोचो, 16 में 100 से गुणा किया वैल्यू आ गई 1600, और 16 में 2 से गुणा किया तो 32, वैल्यू आ गई 1568। ठीक है, क्लियर है आपको, 1568। अब ऐसे ही हमें ई के लिए कैलकुलेट करना है। ई की कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, क्यों, 7 5 12, 12 बना, 12 सत्ते 84 होता है, मतलब यहां पे 1 पार्ट की वैल्यू 70 है, तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 350, नहीं 490, 7 सत्ते 49, 7 में 5 जोड़ा, 12 पार्ट की वैल्यू 840, तो एक पार्ट की वैल्यू आप बोलोगे 840/7, मतलब 70, ये मेंटली निकाल लोगे। तो 7 पार्ट की वैल्यू 70 को 7 से गुणा कर दिया। अब हमें इन दोनों का औसत निकालना है। सीधा सीधा एक काम करें, इनको जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, उसके लिए क्या है, 490 को क्या मैं 500 माइनस 10 लिख दूं, 1568 में 500 जोड़ा 2068, 10 घटा दिया तो 2058, इतना आया, राइट, बटे 2, क्योंकि औसत निकाल रहे हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया। 3 संख्याएं होती, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देते। वैसे भी एवरेज तो हमने कल किया ही था, ऑल्दो मेथड अलग था। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1029। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सभी को, क्लियर ना? चलिए, और इसमें वही चीज है कि आप ना हर जगह चाहो तो हर जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बांट सकते हो। ठीक है, अगला है अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट 2, जो दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 2, बाय इन्वेस्टर डी। इन्वेस्टर डी ने प्रोडक्ट 2 में जो रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है प्रोडक्ट 1 में जो इन्वेस्टर बी ने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो प्रोडक्ट 1 में इन्वेस्टर बी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं और प्रोडक्ट 2 में इन्वेस्टर डी ने। वंस अगेन हमें ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट सबसे पहले करनी पड़ेंगे। तो उसके लिए अगर आप ये देखोगे, यहां पे देखना, 5 में 11 जोड़ा 16 बना, 16 इंटू 6 होता है 96, तो 1 पार्ट की वैल्यू 60 आ गई। बताओ, 1 पार्ट की वैल्यू 60 आ गई, तो यहां 5 पार्ट की वैल्यू 60 इंटू 5 बना 300। और प्रोडक्ट डी हमें, सॉरी प्रोडक्ट 2 देखना है डी के लिए, 6 7 13, तो इसमें अगर हमने 13 से भाग दिया, 13 इंटू 12 होता है 156। नाइस, तो अगर हमने इसमें 13 से भाग दिया तो हमारे पास 1 पार्ट की वैल्यू आ गई 120। डन, आई ना? कैसे? अरे 1560 में 13 से भाग दे दिया। 13 कहां से आया? 6 में 7 जोड़ा, टोटल 13 पार्ट की वैल्यू 1560 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 120 आ गई। तो बच्चों 7 पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 840। ठीक है, 12 सत्ते 84 होता है। डन ना? ओके, नाइस। अब सवाल हमसे ये पूछ रहा है, जो डी का जो सम है, जो डी ने रुपए ये जो इन्वेस्ट किए हैं वो कितना परसेंट ज्यादा है बी की तुलना में। तो 840 कितना परसेंट ज्यादा है 300 से। तो अगर एक संख्या दूसरे से कितना परसेंट ज्यादा है, अगर हमें कभी भी इस टाइप की कैलकुलेशन करनी हो, और ये बहुत जरूरी होती है, तो वंस अगेन सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेशन में अगर हमें कहीं पे ये ज्ञात करना है, 840 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 300। तो 840 जो है वो 300 से कितना परसेंट ज्यादा है, हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है। तो एक संख्या दूसरे से कितना परसेंट ज्यादा है, तो हमने देखा हमें कंपेयर करना है 300 से, तो 300 को हमने लिख लिया पहले, है ना, और 840 को हमने लिख लिया बाद में, क्योंकि हमें कंपेयर 300 से करना है, हमें देखना है 300 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू में चेक करो कि परसेंटेज छोड़ो,
एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना परसेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो 840 जो है वो 300 से 540 ज्यादा है। तो जो 540 ज्यादा आया ना, अब आप ये चेक करो 540 जो है वो 300 का कितना परसेंट है। इंटू 100% लगाओ या ना लगाओ ये आपके ऊपर होता है। 840 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, ये चीज आ गई। ठीक है, तो अगर हमें कहीं ये देखना है कि एक संख्या दूसरे से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो हम अल्टीमेटली, या इसी को हम बोलते हैं कि समटाइम्स हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसी में हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से भाग दे दिया। 180% ज्यादा है, 180% ज्यादा है 840। इस टाइप की कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट तो नहीं होता है, राइट? अच्छा, एक चीज नोटिस करो, यहां 300 और 840 था ना, पता है एक संख्या दूसरे से कितना परसेंटेज ज्यादा है या कम है, या एक संख्या दूसरे का कितना परसेंट है, इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है। हमारा काम रेशियो से चल जाता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि हमें 300 से कंपेयर करना है 840 में। मैं क्या बोल रहा हूं कि इनमें जो जो चीजें कॉमन है आप उन्हें कर दो कैंसिल। तो कॉमन में क्या है, सबसे पहले तो मैं यही देख सकता हूं क्या कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 10, ये आ गया हमारे पास 28। अब जो 10 है उससे 28 18 ज्यादा है, तो हमें ये पता लगाना है 18 कितना परसेंट होता है 10 का। 18 कितना परसेंट होता है 10 का, इतना ही ज्यादा है ना। जीरो जीरो कैंसिल, गुणा हो गया, हम बोलेंगे 180% ज्यादा है। तो और हाँ, आप चाहो तो आप इन्हें और सिंप्लीफाई करके 5:14 भी लिख सकते थे, लिख सकते थे। तो एक संख्या दूसरे से कितना परसेंटेज कम है या ज्यादा है, उस केस में अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनका रेशियो निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हो? अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास कहीं पे ये लिखा हुआ है, एक सवाल में उदाहरण के तौर पे हमारे पास लेट से कहीं पे ये लिखा हुआ है। सवाल क्या है, कुछ भी ले लेते हैं। 864 is how much percent, how much percent, how much percent more than 864 जो है वो हाउ मच परसेंट मोर देन, क्या ले लो, लेट से 576। मतलब 576 से कितना परसेंट ज्यादा है, 784। 576 से कितना परसेंट ज्यादा है, 784। सवाल ये बोल रहा है, हिंदी में अगर मैं इसे लिखूं तो सवाल ये कह रहा है 784 नहीं है, ये 864 है। 864 क्यों है? ठीक तो है, चलो। तो अगर सवाल ये कह रहा है 864 जो है वो 557 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, सवाल ये। तो वंस अगेन आप एक चीज समझ के चलना, क्या कि हमें इनके बीच का रेशियो चाहिए, हमें इनके बीच का रेशियो चाहिए। जरा सोचो, हमें कंपेयर किससे करना है, 576 से कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक तरफ लिख लिया 576 और एक तरफ हमने लिख लिया 864। अच्छा एक बात बताना, ये किससे कैंसिल होंगे, नाइस देवली ना। और बताइए बच्चों, ये कैंसिल किससे होंगे? 576 को देख के कुछ याद आया क्या? 576 किसी संख्या का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर?
बच्चों याद रख लेना, अगर आप 32 तक के स्क्वायर याद कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो 576 बच्चों होता है 24 का स्क्वायर। अब आई डोंट नो ये 24 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करते हैं। 24 का पहाड़ा आता है, मुझे नहीं आता, तो मेरे दिमाग में आया अगर ये 24 का स्क्वायर है मतलब 24 का मल्टीपल है, तो 12 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 12 से सबसे पहले मैंने क्या किया, 12 से कर दिया कैंसिल। तो 12 से अगर मैंने कैंसिल कर दिया, 12 इंटू 4 बना 48, बचा 9, 6 नीचे उतारा 96, 12 अट्ठे 96। यहां 12 से कैंसिल किया, 12 सत्ते 84, बचा 2, 4 नीचे उतारा 24 हुआ, 12 दूनी 24। अब 12 से फिर से कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया। फिर से 12 से कैंसिल कर दिया तो हमारा अनुपात आया 2:3। अब आप देखो, यहां से यहां जाने में बढ़ोतरी हुई है 1 की, ओवर 2, बेस तो हमारा ये है ना, हमें इसी से कंपेयर करना है। 1/2 को हम बोलते हैं 50%, तो बेसिकली है क्या बच्चों, ये 50% अधिक है। 1/2 जो है 50% अधिक है। डन, सिंपल, राइट ना। अच्छा, जो एक संख्या दूसरे से कितना परसेंटेज कम है या ज्यादा है, जैसे हमने ज्यादा वाला एग्जाम्पल देखा, इसी चीज को हम बोल सकते हैं प्रतिशत में वृद्धि। मतलब ये हो गया कि एक कोई कंपनी है, उसकी सेल्स दे रखी है, सेल्स कि वो कितनी वस्तुएं बेचती है। सन 2021 में उसने कितनी वस्तुएं बेची, सन 2022 में भी कितनी वस्तुएं बेची, वो भी हमें पता है। फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज, 2021 से 2022 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। और अगर मैं वैल्यू लिख लूं, ठीक है, कोई भी वैल्यू लिख के चल लेता हूं आराम से। तो लेट से हमारे पास में एक जगह वैल्यू लिखी गई है, 2021 की सेल है 375 और 2022 की सेल है लेट से 600। क्या अब आप मुझे बता पाएंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आई एम टेकिंग सिंपल वैल्यूज, मैं आसान वैल्यू ही ले रहा हूं, है ना, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं लेकिन आसान, इजी वैल्यूज। कि एक कंपनी है, 2021 में उसकी सेल है 375 और 2022 में सेल है 600, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना, सोचो। क्या करें, 2021 की सेल है 375, 2022 की सेल है 600। आपको पता है हमें रेशियो चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल किससे हो रहे हैं। ओके, डिफरेंट आंसर, चेक कर लेना, ये दोनों कैंसिल किससे हो रहे हैं। सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों के दोनों ही 15 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 15 से अगर मैंने कैंसिल कर दिया, ये बचा 25, 15 दूनी 30, बचा 7, 15 पना 75, 15 चौके 60, एक जीरो आ गया। 5 से और कर दिया कैंसिल, तो वैल्यू आ गई हमारी 5:8। ध्यान से, तो जो इंक्रीज है, बढ़ोतरी हुई है, वो 3 की बढ़ोतरी हुई है ओवर 5। अब आप सभी लोगों को पता है 1/5 का मतलब होता है 20%, होता है ना। तो 2/5 हो गया उसका डबल, मतलब 40%। 3/5 हो गया उसका 3 गुना, इसका मतलब 60%। ये चीज आप सभी लोगों को पता है, राइट। तो 3/5 की बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब बढ़ोतरी हुई है 60% की, ये आप समझते हो, है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर किसी कंपनी की सेल हमें दे रखी है, या लेट से कोई एक गांव है, उसकी जनसंख्या हमें दे रखी है 2 अलग अलग वर्षों में। कोई एक गांव है, उसकी जनसंख्या हमें दे रखी है
2020 की जनसंख्या हमें पता है, 2021 की जनसंख्या पता है। लेट से 2020 में जो जनसंख्या थी वो थी 780। कितनी जनसंख्या थी बच्चों? 780 थी। और 2021 में जो जनसंख्या है, लेट से इसको मैं लिख देता हूं 585। एम आई राइट? आई थिंक आई एम राइट, या जो भी है, वैल्यूज तो कुछ तो आ ही जाएंगी। तो फाइंड आउट परसेंटेज डिक्रीज, बेसिकली कितने प्रतिशत की कमी आई है जनसंख्या में, कितने प्रतिशत की कमी। यस देवलीना, समझ गया था मैं, है ना। दैट्स व्हाई वी नीड टू बी केयरफुल। इसी वजह से हम लोग ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो फाइंड आउट द परसेंटेज डिक्रीज, प्रतिशत में कितने कितने प्रतिशत की कमी आई है जनसंख्या में। क्या करेंगे? यस बच्चों बताओ, कितने प्रतिशत की कमी? क्या करें? 780 और 585। सबसे पहले हमें यह देखा इन दोनों को किसी से कैंसिल करना है। अच्छा, 78 किसके पहाड़े में आता है? 13 इंटू 6 78। तो मैं जरा ये चेक करके देखूं कि ये जो है ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या ये दोनों 13 से, क्या ये हो रहा है 13 से डिवाइड या नहीं? देखते हैं देखते हैं देखते हैं। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है? सबसे पहले हमने यहां कैंसिल किया। 13 का पहाड़ा आता है, 13 चौके 52, बचा 6, 13 पचे 65। यस हुआ। और ये तो 13 से डिवाइड हो ही रहा है, 60 आ गया। अब दोनों के दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 आया और 3 आया। तो 4 से 3 जाने में 1 की कमी हुई है, 1 की कमी है, डिक्रीज 1 की है। ओवर बेस वैल्यू क्या है? 4 है, जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है। तो 1 की कमी है ओवर 4, इसका मतलब है 25% की कमी है। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि डिक्रीज है, कमी हो रही है, वैल्यू घट रही है। माइनस साइन वो चीज दिखा रहा है। तो 25% की कमी हुई है। क्लियर है आपको? डन ना? ठीक है, राइट। आया सभी को समझ में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कंचन। चलिए, तो अब आई होप ये आपको आया परसेंटेज कैलकुलेशन। जिन लोगों का मिस हुआ है देख लेना, ठीक है। चलो, इस सवाल का आंसर अभी हमने निकाला था, हमने देखा था 180% मोर आया था, जो हमारा आज की क्लास का दूसरा सवाल था। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब हम। और अगला जो सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट 1 बाय investor A and D together and amount invested in product 2 by investor A। अच्छा, थोड़ा सोचना। पता है, इस तरह के सवाल में आपके पास में 2 तरीके हो सकते हैं। अरे इस तरह के सेट में, पूरे सेट में जो 5 सवाल होंगे, इसमें 2 तरीके क्या हुए। पहला तरीका यह हुआ कि आप सवाल पढ़ते समय ही ये जो वैल्यूज हैं उनको इन रेशियो में बांट दो। ये जो वैल्यूज हैं उनको इन रेशियो में बांट दो और सभी वैल्यूज को लिख के अपनी जो आपको एग्जाम टाइम में जो रफ कॉपी मिलेगी, रफ शीट मिलेगी, आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होगा, क्योंकि आप सेट तो वही सारे 5 सवाल एक साथ ही सॉल्व करोगे, तो दूसरा तरीका ये होगा कि आप ये काम पहले ना करें। हाँ, लेकिन इससे पहले की जो कैलकुलेशन है वो आप इसमें आगे इस्तेमाल करते जाएं। कहने का मतलब, मैं जो रिकमेंड करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आप एक साथ स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके रख दो, क्योंकि हो सकता है डीआई सेट में रेशियो में ब्रेक करना बड़ी छोटी चीज हो, बाद में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, राइट ना। या आपको मतलब
इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है, मैं पहले से कैलकुलेशन नहीं करनी है, जिस जिस सवाल में जरूरत पड़ेगी हम वहां कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने इससे पहले कैलकुलेशन की क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन जो हमारा पहला सवाल था ना, उसमें हमने कैलकुलेशन की थी सी और ई के लिए। तो यहां हमने वन पार्ट की वैल्यू निकाली थी ना, यहां पे भी वन पार्ट की वैल्यू निकाली थी, तो सी और ई की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। दूसरे सवाल में बच्चों हम बी और डी की कैलकुलेशन कर चुके हैं, और एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसमें ए की कैलकुलेशन भी कर चुके हैं। तो ये सब कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं, या चलो अभी तक ए की नहीं की है, क्योंकि ए की तो मैंने आपसे अलग करवाई थी, पर एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि हम इसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं डी वाली। हमें ये पता है डी वाले में वन पार्ट की वैल्यू कितनी है, 120 है, वन पार्ट की वैल्यू 120 है। तो उस हिसाब से अब हमने ये देखा, जैसे सवाल यहां हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हमें लेना है प्रोडक्ट 1 में ए और डी ने कितना इन्वेस्ट किया, और प्रोडक्ट 2 में इन्वेस्टर ए ने कितना इन्वेस्ट किया। वेक्टर ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, बताता हूं, और आज अपलोड करा दूंगा, मैं बेसिकली रिमाइंड करा दूंगा कि अपलोड कर दें फाइल, ठीक है। मैंने होमवर्क के लिए दिए थे ना क्वेश्चन नंबर अराउंड 21 तक के, तो बट यहां पे हम आए, हमें ये पता है ए के लिए क्या है, 7 में 5 जोड़ा 15, 15 पार्ट की वैल्यू 1200, मतलब एक पार्ट की वैल्यू 15 अट्ठे 120 होता है, इतना आ गया। तो ये बना 560 और ये बना हमारा 640। डी के लिए हमें प्रोडक्ट 1 लेना है, तो 13 पार्ट की वैल्यू इतनी, एक पार्ट की वैल्यू 120, तो 6 पार्ट की वैल्यू 720। तो एक तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लें, 60 में 20 जोड़ा 80 आया, 5 में 7 जोड़ा 12, 1280। प्रोडक्ट 1 ए एंड डी टुगेदर, और प्रोडक्ट 2 हमें केवल ए का लेना है। अच्छा, 600 का डबल 1200, 40 का डबल 80, तो पहली संख्या दूसरे की डबल है, इसका मतलब 2:1 आ गया। पहली संख्या दूसरे का डबल है, इसका मतलब 2:1 आ गया, ठीक है, डन, राइट, हो गया सिंपल, नाइस। आगे बढ़े, हमारी आज की क्लास का चौथा सवाल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट 2 बाय इन्वेस्टर सी एंड ई टुगेदर। तो प्रोडक्ट 2 की कैलकुलेशन हमें करनी है। अच्छा, प्रोडक्ट 2 में याद है हमने पहले सवाल में जो कैलकुलेशन की थी, यहां वन पार्ट की वैल्यू 98 है, याद है। प्रोडक्ट 2 इन्वेस्टर सी एंड ई टुगेदर एंड प्रोडक्ट 1 बाय बी, ठीक है। अच्छा, और ई में क्या है, 7 5 12, 12 सत्ते 84, वन पार्ट की वैल्यू 70 है। और बी में 5 और 11 16, 16 इंटू 6 बना 96, तो यहां वन पार्ट की वैल्यू 60 है। तो हमें जो जो वैल्यू निकालनी है हम उनको देखते हैं, ठीक है। सोचो जरा एक बार, आंसर बताइए सभी। सभी लोग को आंसर बताना है, ठीक है, बताओ जरा, सोचो क्या करें। यस बच्चों, सवाल दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट 2 बाय इन्वेस्टर सी एंड ई टुगेदर। प्रोडक्ट 2 में इन्वेस्टर सी और ई ने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो अगर हमें यह पता है वन पार्ट की वैल्यू 98, हमने पहले सवाल में इसकी कैलकुलेशन करी थी, अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो 9 पार्ट की वैल्यू 98 को 9 से गुणा कर दें, 98 को हम लिख सकते हैं 100 - 2,
तो जब हम 9 को जब हम 98 को 9 से गुणा कर रहे हैं तो 98 की जगह हमने लिख लिया 100 माइनस 2। ये हमें मेंटली करना है, ठीक है। मैं आपको लिख के समझा रहा हूं ताकि डाउट ना रहे। 9 को 100 से गुणा किया 900, 9 को 2 से गुणा किया 18, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 982। और ये 98 कहां से आया था, जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है, 2450/25। अब तो हमें ये पता चला, ये वैल्यू जो आई है बच्चों हमारे पास में, ये आई है 882। 882 लिखा है ना, नहीं मैंने 982 लिख दिया है, विच इज रॉन्ग। 882 है, ठीक है। नेक्स्ट, और हमें प्रोडक्ट 2 देखना है ई के लिए। 7 में 5 जोड़ा 12, 12 पार्ट की वैल्यू 840 मतलब 12 सत्ते 84 होता है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 70, तो 5 पार्ट की वैल्यू 70 को 5 से कर दिया गुणा 350। अब इन दोनों को हमने कर दिया प्लस, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा, 82 में 50 जोड़ा, वैल्यू आ गई 132, हासिल लगा 1, 8 3 11 और 1 हासिल वाला 12, ये चीज आ गई। और हमें डिफरेंस निकालना है। दूसरा लिखा है अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट 1 बाय इन्वेस्टर बी। तो यहां हमें पता है 1 पार्ट की वैल्यू 60 है, तो 11 पार्ट की वैल्यू 11 को 60 से कर दिया गुणा 660, अगली वैल्यू ये आ गई। तो इसमें से हमें 660 घटा देना है, डिफरेंस तभी आएगा, ठीक है। 2 में से 0 घटाया 2 आया, अब 1 ले लिया उधार, 13 में से 6 घटाया 7, बचा 11, 11 में से 6 घटाया तो 5 है। क्या हुआ है, मैंने कहीं कोई गलती की है? एंड अच्छा, सॉरी बच्चों, बी के लिए प्रोडक्ट 1 लेना है, बी के लिए प्रोडक्ट 1 लेना है, 2 थोड़ी ना लेना है। बी के लिए हमें प्रोडक्ट 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। तो 5 जो है, 5 पार्ट की वैल्यू 300 बनी, तो इसमें से 300 घटा दिया, 1200 में से 300 घटाया 900, और 32 जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। बी के लिए हमें लेना है प्रोडक्ट 1, 2 नहीं लेना है, तो हमारा आंसर 932 आ गया, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल अब हमने देखा। बाय द वे, ये जो ब्रेक करने वाली टेक्निक है ना, इसकी हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जरा एक बार आप लोग मेंटली सोचना, जरा मुझे आंसर्स बताना। कुछ कहीं पे हमारे पास लिखा है 49 इंटू 12, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, जरा बताना। इधर लिख देता हूं, हमारे पास लिखा है 49 इंटू 12, या कहीं पे हमारे पास ये लिखा हुआ है 97 इंटू 14, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, या कहीं ये लिखा हुआ है 104 इंटू 13, या कहीं ये लिखा हुआ है 105 इंटू, क्या ले लू मैं, 16, या कहीं पे ये लिखा हुआ है 53 इंटू लेट से 18। जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ये जो ब्रेक करने वाला मेथड था ना हमारा, उसी हिसाब से। अरे कोई नहीं, आप आराम से सोचना। कैसे? सबसे पहले जो बीच वाली तीनों संख्याएं हैं, इसमें से एक संख्या 100 के आसपास है ना, और पहले और आखिरी सवाल में दो ये संख्या है, ये 50 के आसपास है। हम पता है मेंटली कैसे गुणा करेंगे, जरा कोशिश करके देखते हैं। तो अगर मैं 50 वाले मल्टीपल से शुरुआत करूं जो 50 के आसपास है, 49 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं 50 माइनस 1। अब क्या करेंगे आप ये समझना, 12 को 50 से गुणा किया, अगर 12 को 100 से गुणा करते तो 1200 आता ना, तो 50 से गुणा करने पे 600 आया, तो 600 हमने लिख दिया।
-12 को 1 से गुणा कर दिया तो 12 आ गया। तो वैल्यू हमारे पास कितनी बनी? 600 में से 12 घटाया 588। अच्छा, ये जो मैंने स्टेप की है ये आपको मेंटली सोचना है, विदाउट पेन आपको ये मेंटली सोचना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप इसको लिख रहे हो, ना जी। समझ रहे हो? आपको ये लिखना नहीं है, आपको मेंटली सोचना है। राइट। अब जैसे कि जो अगला सवाल है, 97 को मैं लिख दूं 100 माइनस 3। ठीक है, तो 14 में 100 से गुणा किया 1400 आया, 3 से गुणा किया 42। 1400 में से 42 घटाना है, तो 1400 में से कुछ घटाया तो 1300। 100 में 42 घटाया तो 58 आ गया। समझ में आया? 1400 में से 42 घटा दिया। समझ रहे? ऐसे अगला सवाल, क्या मैं 104 की जगह लिख सकता हूं 100 प्लस 4? 13 में 100 से गुणा किया 1300, 13 में 4 से गुणा किया 13 चौके 52। तो 1300 में जब हमने 52 जोड़ा, हमारा आंसर 1352 आ गया। नहीं। नेक्स्ट, हमने इसे लिख लिया 100 प्लस 5। तो 16 को 100 में गुणा किया 1600, और 16 पंचे 80। तो 1600 में 80 जोड़ दिया 1680 आ गया। ऐसे यहां क्या बनेगा? आप इसे लिख लो 50 प्लस 3। 18 में 50 से गुणा किया 900 बना, और 18 तिया 54। 900 में 54 जोड़ दिया तो एक बार हमारे पास वैल्यू आ गई 954। क्या ये चीज क्लियर है? ये ब्रेक करने वाली टेक्निक हमारी डीआई में बहुत इस्तेमाल होती है। राइट। और ये जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें मेंटली करनी चाहिए बिना कुछ लिखे। ठीक है, कर लोगे? एक आध और सवाल दे दूं? दे दूं? एक आध और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे लेट से हमारे पास कहीं पे ये लिखा हुआ है 107 इंटू 11, या हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है 108 इंटू 9, या हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है 103 इंटू 19, या हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है 98 इंटू 12, या हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 97 इंटू 13। टोटल सवाल कितने हो गए? 5। जरा एक बार इन सभी के आंसर्स वंस अगेन आपको ट्राई कैसे करना है। आपको बिना कुछ लिखे डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, मेंटली ट्राई करो। जरा एक बार इन सभी के आंसर्स बताइए। वही है, सी डीआई में हमारी कैलकुलेशन वाली बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। तो जहां पे जो जो टेक्निक इस्तेमाल होगी, जो लगेगी, वो मैं आपको अलग से एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ताकि आपकी आदत पड़ जाए बढ़िया सी। जैसे थोड़ी देर पहले हम परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस के बारे में बात कर रहे थे, प्रतिशत में कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने की कमी, अपनी तरफ से अलग से एग्जाम्पल लेके। राइट। उसी तरह से जैसे पिछली क्लास में एवरेज के हमने कई सारे सवाल सॉल्व किए थे, तो उसी तरह से मैं अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सवाल एग्जाम्पल दे दे के, या एक्स्ट्रा सवाल दे दे के आपको ये सारी की सारी टेक्निक सही से समझाऊंगा। वैसे ही चलेंगे। तो एक बार आप सभी लोग जरा इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर दे देना। सभी लोग से मुझे आंसर चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे।
यस बच्चों, तो फटाफट से हम कैलकुलेशन करते हैं। एज यू कैन सी, राइट आंसर सही आए हैं। राइट आकाश, आपका जो चौथा वाला सवाल है वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है? वैसे सही है, नहीं है सही, ठीक है। चलो, तो 11 को हमने क्या किया, 100 से गुणा किया तो 1100 आया, और 11 सत्ते 77, तो 1100 में 77 जोड़ दिया। 900 और 9 अठे 72, 900 प्लस 72, 1900, 19 तिया 57, तो 1957। और इसे हमने लिख लिया 100 - 2, तो 1200 में से 2, मतलब 100 - 2 लिख लिया, तो 1200 में से 24 घटा दिया तो 1176। इसको हमने लिख लिया 100 - 3, तो 1300 में से 39 घटा दिया तो 1261। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, तो हमारा ये जो सवाल चल रहा था ये तो हो ही गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सेट का जो आखिरी सवाल है जरा उसको देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप हमेशा ये समझ के चलना कि प्रत्येक डीआई सेट में कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। जैसे यहां पे दिया गया है, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्ट 2 बाई इन्वेस्टर बी। प्रोडक्ट 2 में इन्वेस्टर बी ने जितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं हमें पता है, उसमें से 60% उसने इन्वेस्ट किए थे 2019 में और बचे हुए 2020 में। तो 2020 में कितने इन्वेस्ट किए थे? क्या मैं बोल सकता हूं इस सवाल को हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं? राइट, इस सवाल को हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। रुद्र, दैट इज बेस्ड ऑन एरिथमेटिक, वील हैव अ फ्यू क्लासेस, ठीक है? हम क्लासेस करेंगे, डेटा सफिशिएंसी भी करेंगे। आई डिड नॉट इंक्लूड दैट, यस आई डिड नॉट, सिलेबस में हम करेंगे, ठीक है? डेटा सफिशिएंसी भी करेंगे। चल, तो जो 660 आया हमारे पास में, इसमें से 60% तो 2019 में इन्वेस्ट किया था, बचा कितना? 40%। तो हमारा आंसर यही हो गया ना, 40% निकाल लो 660 का। वो क्या करेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, या आप ये सोचो 10% की वैल्यू 66, 40% 4 से कर दिया गुणा। अच्छा, हम पता है इसी को भी ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। 66 को क्या मैं लिख सकता हूं 60 + 6, 40 को 60 से गुणा किया 240, 6 से गुणा किया तो 24, ऐड कर दिया 264 आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। डन, ठीक है। चलिए, अब अगला जो सेट है, एक बार आप इसमें जो डेटा दिया गया है, सवाल ये कह रहा है कि 5 स्टूडेंट हैं ए बी सी डी ई, उनके अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं उसका डेटा है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो टोटल पेपर है वो 300 मार्क्स का है, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हमें दिए गए। आगे बढ़े, पहला जो सवाल है कृपया इसको आंसर आंसर करना। सोचो क्या आएगा।
टेबलिना सी। अगर हमारा अटेम्प्ट कम है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन, मतलब अल्टीमेटली बात यही होगी ना कि स्पीड या तो सवाल सॉल्व करने की कम है, या हमारा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो। याद रखना, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, किसी सवाल को पढ़ के अगर लग रहा है कि वो लेंदी पड़ेगा तो आप उसे छोड़ दो तुरंत, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो मेंटली या 2-3 लाइन में हो जाए, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं प्री की। मेंस में भी जो बहुत ज्यादा लेंदी है उन्हें छोड़ देना, राइट। और उसके अलावा जो टेक्निक्स हमें लगानी है स्पीड बढ़िया करने के लिए, वो तो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा ही। तो जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी एंड ई टुगेदर इन बायोलॉजी एंड हिंदी। तो बायोलॉजी और हिंदी मतलब, और डी और ई, इसका मतलब ये हुआ ये चारों, है ना, ऐड कर लेंगे। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए अलोन इन मैथ्स। वो कितना परसेंट है ए के मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं इसका। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सब जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, 150 से 6 कम 6 ज्यादा, तो 150 मान लो, तो ये दोनों मिलके 300 हो गए। 300 में 100 जोड़ दिया, बाद में 2 घटा दूंगा मैं, ठीक है। 300 में 100 जोड़ दिया, वैल्यू बनी 400। 400 में 100 जोड़ा तो 500। 500 में 36 जोड़ा तो 536। लेकिन ये 2 कम था तो 2 कम कर दिया, 534 आया, ठीक है। इन चारों का टोटल मैंने क्या किया, मैंने ये देखा 150 से 6 कम 6 ज्यादा, 6 कम 6 ज्यादा कॉम्पनसेट हो गया, तो 150 टोटल 300 बन गया। 300 में 100 जोड़ा 98 है, लेकिन मैं इसमें 2 बाद में घटा दूंगा, 400। 400 में 100 और जोड़ा तो 500 में 36 जोड़ा 536। अब 2 जो कम था वो घटा दिया, 534। तो सवाल ये है 534 जो है वो कितना परसेंट होता है 290 का। अब इस टाइप का जो भी सवाल है जहां पे अप्रोक्सीमेटली लिखा है, वो ज्यादातर केसेस में आपको नन ऑफ दीज नहीं मिलता है। हमें ये ज्ञात करना है 534 जो है वो कितना परसेंट है 290 का, हमें यही ज्ञात करना है। तो ज्यादातर केसेस में आपको क्या बोलते हैं, ये नहीं मिलेगा ज्यादातर केसेस में कि आप नन ऑफ दीज। और उसमें भी अगर आप गैप देखोगे, जैसे इनके बीच में 5 का गैप है, 5% का, इनके बीच में तो ज्यादा ही गैप हो गया। यहाँ लगभग 3 का गैप है, यहाँ पे लगभग 5 का गैप है। इन दोनों के बीच में भी 2% का तो गैप है। तो एक तो तरीका आप डिवाइड करके सॉल्व कर लो, एक तरीका क्या हुआ, डिवाइड करके सॉल्व कर लो। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये सारे की सारी वैल्यूज जो हैं वो सब के सब हमारी 180-190% के आसपास है। तो हम जरा ये कोशिश करते हैं कि 290 का 180% निकालने की कोशिश की जाए। सोचें वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा किसी भी संख्या का 200% उसका डबल होता है। तो 290 का 200% इसका डबल, 29 का डबल 58, 580 आ गया 200%। और इसमें से अगर मैं 20% घटा दूं तो हमारे पास 58 हो गया माइनस, बचा कितना, तो 180% की वैल्यू हमें पता चल गई। 180% की वैल्यू हमें पता चल गई। इसमें से इसको अगर हमने घटाया तो हमारे पास बच्चों वैल्यू आई है 522, इतनी आई ना। लेकिन हमें चाहिए 534। अगर 522 वैल्यू आ गई है, 534 चाहिए, इसका मतलब ये हुआ हमें अभी भी 12 और चाहिए, नहीं तभी तो टोटल 534 बनेगा। हमें बनाना है 534, और 180% होता है, कितना होता है, 180% होता है 522, ठीक है। 200% माइनस 20%, तो ये जो 12 है ये कितना परसेंट होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कीजिए। आप थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, कैसे। आप एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं 1% की वैल्यू जो है वो है 2.9, या इसे मैं लगभग 3 लिख दूं,
लगभग 3। ठीक है, तो 12% उसका 4 गुना है, तो लगभग 4% और आ गया। जोड़ दिया हमने तो हमें यह समझ में आया हमारा आंसर 184% के आसपास आएगा। तो अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है तो भाग देने की बजाय आप ऐसे भी सोच सकते हो। इसमें क्या होगा, हमने एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि वो चीजें मेंटली हैंडल करी जा सके। तो 1% की वैल्यू 2.9 है, लेकिन हमने उसे 3 मान लिया। 4% की वैल्यू 12। ठीक है, 184% के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो हमारे पास, अच्छा इस तरह की अगर मैं प्रैक्टिस कराऊं आपको, थोड़ी देर बात कराता हूं, मतलब आगे और भी सवाल आएंगे जहां पे मैं ये परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है, या मतलब कोई भी वियर्ड वैल्यू लेके जिनको सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। राइट, करा सकता हूं मैं, लेकिन अभी पहले थोड़ी देर के लिए यही देख लो, अदरवाइज फालतू में आप स्टार्टिंग में ही परसेंटेज से घबराओगे, कैलकुलेशन से। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सवाल कह रहा है इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट was 30% of total marks of all the subject together है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है, अरे भाषा गलत है। क्यों? क्योंकि पासिंग मार्क्स 30% ऑफ ईच सब्जेक्ट होना चाहिए, भाषा गलत है। इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट was 30% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का 30% अंक प्रत्येक विषय के कुल अंकों का 30% था। ठीक है, मैं एक बार सवाल की भाषा बदल रहा हूं। इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट वाज 30% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट का 30%, देन यदि किसी विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक विषय के कुल अंकों का 30% था, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में जो हमारे पास में पासिंग मार्क्स होंगे, जो प्रत्येक सब्जेक्ट के जो पासिंग मार्क्स होंगे ना, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स 300 है, सवाल में दिया था। तो पासिंग मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स कितने हो गए? ये हो गए 30% ऑफ 300, 30% ऑफ 300, इसका मतलब है 90। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 90। तो किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। राइट, 58 10%, रुद्रा 58 इज 20%, 29 का दुगना है ना। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स जो है वो 90 है। तो सवाल ये बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर, वो कितना ज्यादा था मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर। तो सारे सब्जेक्ट के मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हो गए? सब्जेक्ट है हमारे पास 5, आप बोलोगे 450, और बी के टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? राइट, रुद्रा वंस अगेन बेटा, मैंने क्या बोला? ये इसमें जो 58 है वो 20% है। कैसे? 10% की वैल्यू 29, 20% इसका दुगना 58 है ना। राइट, तो 58 जो है वो 10% नहीं है, 20% है, क्योंकि बेस जो है वो 290 है। 100% 290, 200% 580 है, 200%। ठीक है, चलो अब यहां पे आए तो बी के सारे सब्जेक्ट में मिलके टोटल मार्क्स बने कितने, जरा हम वो देख लेते हैं। तो उसका मतलब हमें इन सबको जोड़ना है। तो जब हमें कई सारी संख्याएं जोड़नी हो, अब
इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप दो दो अंकों को एक साथ जोड़ते चले जाओ। अब उसमें भी क्या है, सबसे पहले मैंने ये देखा 10 में बी वाली सारी वैल्यूज जोड़नी है मैं, तो 10 में 30 जोड़ा 40 आया, 40 में 60 जोड़ा 100, 4 जोड़ा 104, और 28 दो 30 और जोड़ दिया तो 134। उसका हमने लिख लिया 34, हासिल लगा 1, 2 2 2 2 8, 1 9 और एक हासिल वाला 10। तो बी के जो टोटल मार्क्स हो गए वो इतने हो गए। तो जो बी के टोटल मार्क्स हैं वो सारे सब्जेक्ट के मिनिमम पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है, यही तो निकालना है। घटा दो भाई, डिफरेंस ही निकालना है। तो सबसे पहले 4 आया, एक उधार ले लिया, 13 में से 5 घटाया 8, 9 में से 4 घटाया 5, 584 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डन। क्लियर है, सभी को आया समझ में? 584 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़े। व्हाट वाज द हाईएस्ट टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एनी ऑफ द गिवन स्टूडेंट? कि परसेंटेज मार्क्स हाईएस्ट किसके हैं? अच्छा, प्रत्येक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं 300, पांचों सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? प्रत्येक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं 300 और पांचों सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? आप बोलोगे 1500। तो सबसे पहले किस स्टूडेंट के प्रतिशत मार्क्स सबसे ज्यादा है? उसी स्टूडेंट के प्रतिशत मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे जिसके टोटल मार्क्स सबसे ज्यादा है, जिसके टोटल मार्क्स सबसे ज्यादा है। अब टोटल मार्क्स सबसे ज्यादा किसके हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप एक बात सोचो, क्या कि हमने बी का अभी पता लगाया था पिछले सवाल में 1034। अब डज इट मीन, क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे? प्रत्येक व्यक्ति को हम जोड़ें, प्रत्येक व्यक्ति को टोटल मार्क्स निकालें, या कोई और तरीका है हम ये पता लगा लें ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है? क्या हम, अगर हम ये पता लगा लें ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, बेसिक तरीका क्या है कि आप इन सबके मार्क्स जोड़िए। जैसे बी के मार्क्स हमने निकाले थे पिछले सवाल में, पिछले सवाल में हमने बी के मार्क्स ये पांचों वैल्यू जोड़ के इतना निकाला था, राइट? और पिछले सवाल में मैक्सिमम पासिंग मार्क्स थे वो 30% थे, तो 30% ऑफ 300 मतलब 90, या पांचों सब्जेक्ट का निकालना है तो 30% ऑफ 1500 कर दो, 450, राइट? तो हमें ये पूछा था बी के मार्क्स कितने ज्यादा हैं टोटल पासिंग मार्क्स से, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालना था, वो हमने निकाल लिया था। इन दोनों के बीच का अंतर निकालना था। ठीक है कंचन, आई होप ये चीज क्लियर है, राइट? यस देवलीना, नाइस। तो अगर किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं उसके लिए हमें सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से हम कैसे देखेंगे? ऑब्जर्वेशन से हम ये देखेंगे, हमें ये पता है कि बी ऑलरेडी 1000 हमारा पहुंच गया है, बी जो है वो ऑलरेडी 1000 पहुंच गया है। तो अब हम वही वैल्यू लेंगे जो 1000 से बड़ी हो। अगर किसी स्टूडेंट के पांचों सब्जेक्ट में 200 200 200 मार्क्स होते तो उसका 1000 बन जाता। अगर मैं बात करूं, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं डी की, तो डी में क्या है, उसके प्रत्येक सब्जेक्ट में 200 से कम है, तो उसके 1000 से ज्यादा तो मार्क्स हो ही नहीं सकते, बी से तो कम ही होंगे, तो डी के मैक्सिमम मार्क्स नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सी की, उसका एक जगह 200 से ज्यादा है, बाकी हर जगह 200 से कम है, तो क्या सी के टोटल 1000 पहुंच पाएंगे? टोटल 1000 तभी पहुंचेगा जब औसत 200 बनेगा। तो एक जगह 200 से ज्यादा, बाकी चारों सब्जेक्ट में 200 से कम, ये भी नहीं हो सकता। ई के बारे में अगर सोचा जाए तो दो जगह 200 से ज्यादा और 3 जगह 200 से कम, और यहां तो बहुत ही कम हो गए, 98 ओनली, तो इसके भी हमारा औसत 200 नहीं बन पाएगा, मतलब टोटल 1000 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब बचा कौन? ए। ए जो है अगर आप देखोगे दो जगह 200 से ज्यादा है
और 3 जगह 200 से कम है। लेकिन इसमें आप ये समझ सकते हो, ए के लिए आप क्या समझ सकते हो कि हम चेक कर सकते हैं 200 से कितना कम है या ज्यादा। जैसे 180 जो है वो 200 से 20 कम है, ये 200 से 90 ज्यादा है, ये 200 से 15 ज्यादा है, ये 200 से 10 कम है और ये 200 से 8 कम है। तो प्लस वाली वैल्यू बनी 105, 105 बनी, और माइनस वाली वैल्यू 20, 10, 30, 8, 28। तो 105 प्लस का है, माइनस का 28 है ना, माइनस का 38 है, सॉरी। तो 20, 10, 30, 8, 38। तो 105 है प्लस का। तो सबसे पहले ए के अगर हमें मार्क्स निकालने हैं, अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में 200 मार्क्स होते तो 1000 तो बन ही जाता। प्लस 105 हमारा प्लस का आ रहा है और माइनस का आ रहा है 38। तो 105 में से 38 हमने घटा दिया, वैल्यू कितनी आई 67। तो 1000 में 67 जोड़ दिया तो ए के मार्क्स आ गए 1067। तो जो ए है, ए के मार्क्स हाईएस्ट हैं। समझ में आया? वही टेक्निक जो हम कल इस्तेमाल कर रहे थे जोड़ने के लिए, और बाकी सी, डी और ई को जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 1000 तभी क्रॉस होगा जब इनका औसत 200 बने। यहां पे एक संख्या 200 के ऊपर है, बाकी सब 200 के नीचे, वो भी ठीक ठाक नीचे है। जैसे ये 68 कम है, ये 14 कम है, ये 24 कम है, ये 25 कम है, उससे ये प्लस का 85 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल 1000 के नीचे ही पहुंच जाएंगे, राइट। डी में तो सारी वैल्यू 200 से कम है, तो औसत 200 नहीं बन सकता, मतलब टोटल 1000 नहीं बन सकता। ई में अगर देखा जाए तो दो वैल्यू 200 से अधिक है, ये 25 ज्यादा है, ये 30 ज्यादा है, मतलब 55 ज्यादा हो गया। लेकिन ये ऑलरेडी 100 से भी ज्यादा कम है, 102 कम है, तो नेगेटिव में ही चीजें चली गई, तो औसत 200 नहीं बनेगा, 200 से कम आएगा, तो टोटल 1000 से कम आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अल्टीमेटली हमें पता क्या चला, हमें यह पता चला कि 1067 आया। अब इसमें भी हमारे पास है क्या, 1067 आया, तो ये कितना परसेंट है अगर हमें ये सोचना है। टोटल 1500 है, 15 सत्ते 105, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो 70% आया है उसकी वैल्यू 15 सत्ते 105, मतलब 1050 आ गई। बचा कितना 17, 17 और बचा, तो 17 जो है वो कितना परसेंट होगा, 1% की वैल्यू बनी 15, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से अगर हमें थोड़ा सा ज्यादा रखना है 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो 71 दशमलव समथिंग आएगा, 71 दशमलव समथिंग, उतना परसेंट। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चेक कर लेना, समझ में आया? तो हमें एक तो यहां पे ये चीज पता लगानी थी कि ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। अब उसको हमें परसेंटेज में बदलना था कि कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, तो वो हमने ऑब्जर्वेशन से, बी वाली वैल्यू हमने पिछले सवाल में कैलकुलेट की ही थी, तो ऑब्जर्वेशन से हमने सी, डी, ई हो गए एलिमिनेट, उनके 1000 नहीं पहुंच सकते। ए को जब हमने चेक किया तो ए के मार्क्स हमारे निकल आए। अब हमने देख लिया भाई 1067 कितना परसेंट होता है 1500 का, तो वो हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि 10% बना 150 या 1% बना 15, 15 सत्ते 105, तो 70% इतना आ गया, बचा 17। 1% की वैल्यू है 15, 17 जो होगा 1% से थोड़ा सा ज्यादा, 1.13 आ गया वैसे। ठीक है, तो उतनी चीज आ गई, तो हमारा आंसर 71% से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी डन हो गया। ऐसे सोचते हैं, राइट। तो इस सवाल में भी हमें परसेंटेज कैलकुलेशन करने को मिल गई। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बच्चों, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर and the marks obtained by C and D in all the subject together। तो सबसे पहले हमें A और B के जोड़ने हैं और C और D के जोड़ने हैं, और इनका जो टोटल आएगा उनका डिफरेंस निकालना है।
अब यहां पे एक चीज का एडवांटेज है आपके पास, क्या? आपको ऑलरेडी पता है कि ए के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं और बी के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, आपको ऑलरेडी पता है, राइट? डन ना? सी और डी हमें और निकालना पड़ेगा। कर लोगे? आप दो दो अंकों को जोड़ते चले जाना। कर लोगे? ए और बी तो ऑलरेडी हमें पता है ना पहले से, तो उसका इस्तेमाल करो जो पिछले सवाल में हमने जो चीज कैलकुलेट की है। सी और डी का टोटल क्या होगा? सवाल ये कह रहा है कि डिफरेंस हमें निकालना है ए और बी टुगेदर, मतलब ए प्लस बी को एक साथ रखना है और सी प्लस डी को एक साथ रखना है। इनके बीच का अंतर हमें चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस हमें चाहिए। तो ए प्लस बी वैल्यू कितनी आ गई? क्या बोलोगे आप बोलोगे 2101। सही जोड़ा है मैंने? 67 में 34 जोड़ा तो 101 आया। बी का 34 ही था ना? हाँ जी, ठीक है। और सी प्लस डी और निकाल लो। तो सी प्लस डी, अगर मैं सी वाली वैल्यू निकालता चला जाऊं, ऐड करता हूं मैं, 85 में 75 जोड़ा 160, 160 में 70 जोड़ा 230, 6 जोड़ा 230 में 6 जोड़ा 236, 236 में 80 जोड़ा 316, 316 में 6 जोड़ा 322, 322 में 30 जोड़ा 352, उसमें 2 जोड़ा 354, हासिल लगा 3। वो 3 हमने इसी में जोड़ दिया, 2 में 3 जोड़ा 5 और 1 आया 4 बार, तो 4 और हो गया, 5 4 9। ठीक है। ऐसे ही अगर हम डी के बारे में बात करें, 85 प्लस 65 बना 150 और 36 प्लस 44 बना 80, 150 और ये 80, 150 में हमने 80 जोड़ दिया 230, 230 में 88 जोड़ना है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 318। ठीक है, समझ में आया? हासिल लगा 3। वो 3 हमने सबसे पहले 1 आया 5 बार 500 और 3 हासिल वाला 800। इन दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं सी और डी को, तो 54 में 18 जोड़ा 72, इनमें जोड़ा 17, तो कहना इसे 1772। जरा बताना मैंने कैलकुलेशन तो सही की है ना? 1772 और 2101। अब बढ़े आगे, हमारा आंसर जो आ रहा है 29 समथिंग। हैव आई डन द कैलकुलेशन करेक्टली? एक बार चेक कर लेना सभी और बताना, क्योंकि मेरे अनुसार जो आंसर आ रहा है 329, कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, दोबारा से 32 में 86 जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू आई है, एक तो दिमाग मेरा इतना ज्यादा स्लो चल रहा है क्या ही बताऊं, 118। 118 में हमने 76 जोड़ दिया, 118 में 6 जोड़ा 124, 70 जोड़ा तो 194, 194 में 160 जोड़ दिया तो 354। ठीक है, हासिल लगा 3। ये बना 6, 6 में 3 जोड़ा 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने आगे किया तो हमारे पास ये आया 80 में 88 जोड़ा 168, 168 में 150 जोड़ दिया 318, हासिल लगा 3, 5 में 3 जोड़ा 8 आ गया। 54 प्लस 18 बना 72, 1772। कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर 329 ही आया, विच इज नन ऑफ दिस। डन, राइट। क्योंकि जब भी नन ऑफ दीज आता है तो दिमाग में एक डाउट होता है कि कहीं कुछ इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन उतनी बड़ी नहीं है लेकिन लेंदी है थोड़ी सी, हमें कई सारी संख्याओं का ध्यान रखना है। और अच्छी चीज तो इसमें यह थी एटलीस्ट कि ए और बी वाली वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे। अगर ये सवाल हमारे पास लेट से फ्रेश होता, तो इसमें हमने इससे पहले कोई अगर हमने वैल्यू निकाली ना होती ना, तो मैं इस सवाल को एग्जाम में अटेम्प्ट भी नहीं करता, क्योंकि ये समय खाएगा और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि हमने सही ऐड किया हो, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां हो जाती, राइट? तो उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि हमने इसे सही ऐड किया हो, राइट? समझ रहे? तो इस वजह से
एग्जाम में अगर हमें ये चारों वैल्यू निकालनी होती, क्योंकि यहाँ पे तो ए और बी हमें पहले से पता है, अगर चारों वैल्यू निकालनी होती तो मैं इसे स्किप कर देता, छोड़ देता, ये हटाओ। राइट, चलिए क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, सवाल कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश बाय ऑल द स्टूडेंट। इंग्लिश में सभी विद्यार्थियों के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितना परसेंटेज है मैथ्स के मार्क्स का। तो वंस अगेन इसमें इंग्लिश और मैथ्स का टोटल हमें करना पड़ेगा। तो इंग्लिश का टोटल कितना बना फटाफट देखते हैं। 80 और 10 90, ये 170 बना। 260, 260 में 25 जोड़ दिया 285, हाथ से लगा 2। ठीक है, 1 2 2 5 8 और 2 हासिल वाला 10। इंग्लिश के मार्क्स इतने हो गए, ऐड कर लोगे। मैथ्स वाले मार्क्स हमने देखे 90 30 30 150, 150 में हमने जोड़ दिया 140, 290, 290 हासिल लगा 2। तो 2 2 2 6 2 8 2 10, अरे 100% के आसपास है। सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, सवाल हमसे ये पूछ रहा है जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो कितना परसेंट है मैथ्स के मार्क्स के। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के सुपर क्लोज हैं। अगर आप ऑप्शन भी देखोगे सारे 99 पॉइंट समथिंग परसेंट में है, क्योंकि दोनों वैल्यू एक दूसरे के सुपर क्लोज हैं। तो इतने क्लोज में अब हम जाके कैलकुलेशन करेंगे कैसे? घबराना नहीं है, आप सीधा देखो ना, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है, ओवर 5 कम है, वो भी किस पे? इस संख्या पे, इस संख्या पे 5 कम है। तो आप सीधा सीधा यही पता लगा लो, जो 5 होता है वो 1090 का कितना प्रतिशत है। 5 कम है ना, तो 100% से उतना ही निकाल लेना। तो जो 5 है वो 1090 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है, हमने ये देख लिया। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए 100% में से कितना घटाना है। तो उसके लिए हमने ये देखा, जो 1090 है उसका 1% यहां पॉइंट लगा, 0.1% यहां पॉइंट लगा, यहां पॉइंट लगा। तो हमें ये समझ में आया 0.1% की वैल्यू है बच्चों 1.09। इसका 4 गुना बना हमारे पास में, तो हमें ये चेक करना है ना, जो 5 है वो कितना परसेंट है। तो इसका 4 गुना 0.4% जो है बच्चों, ये हमारे पास कितना आ गया? वैसे इसी से हमारा काम चल जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, बट समझाता हूं। 0.4% हमारे पास, इसका 4 गुना बना 4.36। लेकिन अभी भी हमारे पास बचा कितना है? हमें टोटल तो 5 बनाना है ना, टोटल हमें बनाना है 5, तो अभी बचा है 0.64। अच्छा एक और चीज आप समझना, 0.01% में यहां पे पॉइंट आ गया, 10 से भाग दे दिया, उसका 6 गुना है लगभग ये। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो वैल्यू है ये आ गई 0.06%। तो आप ये बोल सकते हो कि जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो मैथ्स की तुलना में इतने परसेंट कम है। तो जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो मैथ्स की तुलना में 0.46% लेस है। यहां तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा? 100% में से 0.46% घटा दिया, क्योंकि इतना परसेंट कम है। क्योंकि अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे ना कि 1085 कितना प्रतिशत है 1090 का, आप तो बोलोगे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, 100% मान लो बराबर है। लेकिन सारे आंसर 99 पॉइंट समथिंग में है। इसका मतलब है आप ये चेक करो कि बीच का अंतर ये 5 कम है। तो जो 5 है वो इसका कितना परसेंट होता है। तो उसके लिए हमने चेक किया, तो हमें ये समझ में आया कि 0.46% होता है ना। या आप इसे ये भी देख लो, आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना, कहने से 1% बना 10.9, 5% बनेगा 5.45, 5 पॉइंट समथिंग, 0.5% जो हमारा बनेगा, 0.5 आधा परसेंट जो बनेगा। लेकिन जो 5 है वो उसके आधे से भी कम है,
तो 0.5% से कम वैल्यू आएगी, हल्की सी। तो हमारा आंसर 99.5% से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, एनीवे या फिर आपने ऐसे कर लिया, हमारा जो आंसर आया है 99.54%। तो वंस अगेन हमारे लिए बेटर यही रहेगा कि हम ये देख लें 5 जो है वो कितना परसेंट होता है 1090 का। ऑप्शन हमारा आया डी, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ठीक है, डन। चलिए, अब इसके आगे एक और सेट है जो मैंने आपको कल दिखाया था, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं। एसबीआई क्लर्क प्री 2022 का है ये सेट, है ना। एसबीआई क्लर्क प्री 2022 का है ये सेट। और जो पहला वाला सेट था उसकी शिफ्ट अलग थी, इसकी शिफ्ट अलग। एक बार मैं आपको सवाल सारे दिखा देता हूं ताकि जब आप, हो सकता है अगर पीडीएफ अपलोड होने में समय भी लगे ना, तो भी आप इन्हें फटाफट से सॉल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 21 तक वाले तो वैसे मैंने आपको कल दिखाए ही थे। एक और सेट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक और सेट मैंने आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अब इसमें इस चीज से मत घबराना कि बड़ी भारी टेबल है। देख, खुशी आनी चाहिए। अरे संख्याएं तो छोटी छोटी हैं, टेबल भारी है बट संख्याएं तो छोटी छोटी हैं। बेसिकली आपको यह पता है दिल्ली शहर में गाड़ियों की चोरी बहुत होती है, राइट। दिल्ली शहर में गाड़ियों की चोरी बहुत होती है। तो अब दिल्ली शहर के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली शहर या दिल्ली राज्य बोल दो, उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कि कितनी चोरियां हुई हैं और उनमें से कितनी चोरियों में अरेस्ट हुई है, अरेस्ट हुआ है कोई व्यक्ति, मतलब जहां पे चोर पकड़ा गया है। तो जैसे दिल्ली शहर के ईस्ट, पूर्वी दिल्ली में, राइट, पूर्वी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली वंस अगेन जो दिल्ली से हैं वो जानते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं लक्ष्मी नगर, प्रीत विहार, निर्माण विहार, या जो भी साइड है ना। और यू कैन कॉल इट जमुना पार, चादरा एंड ऑल, गीता कॉलोनी, वटेवर। ठीक है, तो पूर्वी दिल्ली में 2012 में 33 गाड़ियों की चोरी हुई। उन 33 केसेस में से 19 केस में अरेस्ट हुई थी, हुआ है कोई अरेस्ट हुए, राइट। बाकी बचे हुए 14 केस में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इसी तरह 2013 में 22 गाड़ियों की चोरी हुई, जिसमें अरेस्ट कितने में हुए, 8 लोगों में, 8 केसेस में लोग अरेस्ट हुए, जो चोर थे वो अरेस्ट हुए, राइट। डेटा क्लियर है, समझ में आया। अब हमारे पास इसमें सवाल क्या है, एक बार मैं फटाफट से दिखा रहा हूं। 1 2, ये दिख रहा है सेंट्रल, ठीक है। अरे पीछे तो दिख ही रहा था, सेट तो आपको दिख ही रहा था। नहीं, डन, दैट्स इट। तो बच्चों ये 2 सेट मैं आपको दे रहा हूं, इन 2 सेट के टोटल 9 सवाल आपको करके आने हैं। और हाँ, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप करके आओगे तो थोड़ा स्पीड में कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से और क्या क्या डिफरेंट टेक्निक से हम क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में भी और आगे आने वाली क्लासेस में भी। तो बच्चों रखते हैं हम लोग क्लास को यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू बच्चों।